गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपके चैप्टर लाइट में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ चुके हैं और उसके हम सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रे डायग्राम्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी उसकी हो चुकी है। अब हम आते हैं इसका सेकेंड और जो लास्ट टॉपिक है, इसके भी हमें डिटेल में रे डायग्राम्स और सब कुछ करना है। तो उससे पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा था कि एक सरफेस, पॉलिश सरफेस जिसे हमने मिरर मान लिया था, उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही थी और वहीं से टकरा के बेंड होके वापस जा रही थी। ठीक है, तो वो हो गया फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि लाइट अब टकरा के वापस नहीं आएगी, वो क्रॉस कर जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा फिनोमेना होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप देखते हो, आपको पानी में, जो पानी है तालाब का, उसमें आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो उसमें कैसे दिखाई देती है, क्योंकि उसमें लाइट क्रॉस कर गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एयर से कहाँ चली गई, वो वाटर में चली गई। ठीक है, तो वहां पर वो एज ए मिरर हमारा काम कर रहा है, उसमें भी हमें इमेज दिखाई दे रही है। तो ये हमारा जो इस तरीके के फिनोमेना जिसमें रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जा रही है। और जैसे एक डायमंड होता है, आपको ब्रिलियंस करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है, ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तारे जो आपको टिमटिमाते हुए करते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है, तो तब जो फिनोमेना होगा वो कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज अ फिनोमेना ऑफ पासिंग द लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये किसी ना किसी तरीके से बेंड होती है। क्यों बेंड होती है, क्योंकि जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो पहले तो यहाँ मीडियम का क्या मतलब है उसको समझो, और फिर वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है। और यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे भी समझो। तो मीडियम मतलब हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं एयर की, वाटर, और इससे भी थोड़ा और ग्लास, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा किसकी बात करेंगे, डायमंड तक की हम इस 10th क्लास में बात करेंगे। तो ये हमारे एक अलग अलग टाइप ऑफ मीडियम है। ठीक है, तो अब ये मीडियम जो होते हैं, कोई हल्का होता है यानी रेयरर होता है, और कोई उसके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा भारी होता है। मतलब अगर आप एयर और वाटर को लो तो एयर आपको हल्की लगेगी यानी रेयरर लगेगी, वाटर आपको कैसा लगेगा, डेंसर। बट अगर आप वाटर और ग्लास लो तो आपको वाटर रेयरर लगेगा और ग्लास डेंसर। मतलब जब आप दो की बात कर रहे हो, दो अलग अलग मीडियम की, तो उनमें एक आपको थोड़ा हल्का लगेगा, एक आपको थोड़ा भारी लगेगा। तो मतलब मीडियम दो टाइप के चेंज कर दिए, दोनों सेम टाइप के नहीं। अगर सेम टाइप के हो गए तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन होगा। अगर आपको रिफ्रैक्शन फिनोमेना कराना है तो आपको मीडियम क्या करने पड़ेंगे, चेंज, एक उससे थोड़ा हल्का, एक उससे थोड़ा भारी। तो मीडियम समझ में आ गया, और दो टाइप के मीडियम होंगे, रेयरर और डेंसर। और इन मीडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जैसे आपने पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में 9th क्लास में, कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई मटेरियल ऐसा होता है, सब्सटेंस ऐसा होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे आप अपना हाथ हवा में घुमाना चाहो तो आप बहुत स्पीड से घुमा सकते हो, पानी में घुमाना चाहो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और वहीं आप अपना हाथ शहद में, हनी में घुमाना चाहो तो आपकी स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो डेंस होते जा रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं, है ना। एयर हल्की है, पानी उससे थोड़ा भारी, उसके बाद हनी यानी शहद जो है वो उससे और ज्यादा भारी। तो वहां पर हम डेंसिटी की टर्म में करते थे, और यहाँ पर हम उनको बोलेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, हम बोलेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू। ये किसका सिंबल होता है, म्यू। ठीक है, MU। और फर्स्ट वाले के लिए, रेयरर वाले के लिए हम हमेशा μ1 अज्यूम करेंगे, और डेंसर वाले के लिए हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, μ2 अज्यूम करेंगे। और डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू रेयरर। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये जो छोटी छोटी बातें थी ये समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन पे।
तो ये आपने एक सरफेस बना ली जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, रेयर और डेंसर मीडियम को। उसके बाद आपने इस सरफेस पे एक नॉर्मल डाल दिया और इधर से एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, तो आपको पता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद जैसे ही ये रे अंदर गई, अब अंदर वाला मीडियम देखो कैसा है, डेंसर, भारी। अभी मैंने बताया जो स्पीड इसकी रेयर में मीन्स एयर में है, जो ऐसे आपकी हाथ घुमाने की स्पीड जो एयर में है उतनी स्पीड से आप पानी में अपना हाथ नहीं घुमा सकते, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर वेलोसिटी आप हल्की जगह से भारी जगह में आ गई, है ना, मतलब ऐसा समझ लो आप हाईवे पे जा रहे थे, कोई नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही आप सिटी के अंदर गए, ट्रैफिक लाइट्स और ये सब, बहुत आपकी स्पीड अब कम हो गई। तो जैसे स्पीड कम हो गई, धीरे 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 ये पास मुड़ती जाएगी नॉर्मल के, और ये आपकी कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वहां भी आर से डिनोट करते थे, यहाँ भी, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड रे होती थी और ये रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर। और इस केस में आई बड़ा है बट आर छोटा है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया होगा कंसेप्ट। एक बार अब दूसरा देखते हैं, जब आप आ रहे हो डेंसर से रेयर की तरफ। ठीक है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने पहले ही बताया, μ2 ही अज्यूम करेंगे, रेयर का μ1 यानी μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इतना तक तो कॉमन रहेगा। उसके बाद ये वही आपने एक सरफेस अज्यूम कर ली जो दोनों मीडियम्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। फिर आपने इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इंसिडेंट रे आई और उसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, कितने का एंगल, आई एंगल। ठीक है, अब उसके बाद ये अब बाहर जाना चाह रही है, इस मीडियम से इसमें आना चाह रही है। अब ये भारी जगह पर थी, डेंसर में थी, जैसे ही रेयरर में आई इसको खुली जगह मिल गई। अब इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब जाना था इसने ऐसे, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से और आगे निकल गई और ये एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में आर बड़ा हो गया किससे, आई से। तो आपको इतना ध्यान रखना है, when ray travels from rarer to denser, हल्की जगह से जब आप भारी जगह में जा रहे हो, या फिर ऐसे समझ लो बिल्कुल भीड़ भाड़ जहां नहीं थी वहां से भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो आप, तो रे कहाँ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड when ray travels from denser to rarer it bends away from the normal, नॉर्मल से दूर निकल जाएगी। ठीक है, यानी कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके लॉज पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ तो सेम है रिफ्लेक्शन जैसा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कौन ऑल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेलोसिटी चेंजेस। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस वजह से कभी वो नॉर्मल के पास मुड़ रही है और कभी वो नॉर्मल से दूर। देखो इस केस में अगर सीधा जाती, अगर एंगल सेम बनाना था तो ऐसे जाती, लेकिन गई कैसे, ऐसे। और इस केस में वो ऐसे जाती लेकिन गई कैसे, ऐसे। ठीक है, अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका लॉ है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, और कुछ एक बच्चे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझना है इसका अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा, कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और कभी वो छोटा हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर्टी ऐसी ढूंढी जो कि दोनों में सेम है। क्या, उसने बोला कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो साइन ऑफ एंगल है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड वाले का इनटू साइन ऑफ इस एंगल का प्रोडक्ट। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से देखो, μ1 इंटू साइन आई किसके इक्वल होगा, μ2 इंटू साइन आर। क्या बोला साइंटिस्ट ने, फर्स्ट वाले का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ जो भी फर्स्ट में एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, आई, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो सेकंड में उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन कंपोनेंट यानी साइन आर, इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। ये हमने बात की है जब हम कहाँ जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर। तो क्या फॉर्मूला हो गया, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू μ1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड और साइन आर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। एक साइंटिस्ट था स्नेल, उसने अपने मतलब सोच के ये लॉ दिया तो अपने नाम पे ये लॉ रख दिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डेंसर टू रेयर की, अब रे जा रही है डेंसर टू रेयर और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं किया बच्चों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब लॉ वही रहेगा जो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या, डेंसर टू रेयर की बात कर रहे हैं, जो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रोडक्ट किसके साथ करना है उसका, साइन के कंपोनेंट का और जो एंगल इसमें बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, आई, किसके इक्वल होगा, सेकंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो एंगल बन रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स साइन आर। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो गया, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो बच्चे लास्ट में रट्टा मार लेते हैं कि रेयर टू डेंसर के लिए तो है μ2 अपॉन μ1 साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल, और डेंसर टू रेयर में μ2 अपॉन μ1 साइन आर अपॉन साइन आई के इक्वल। लेकिन आपको रट्टा नहीं माना, कंसेप्ट समझो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखो डेंसर का ही ज्यादा रहेगा, लेकिन कभी रे रेयर से जा रही है मतलब इंसिडेंट रे रेयर वाली साइड आएगी, और कभी रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो इंसिडेंट रे डेंसर की तरफ आएगी, तो ये एंगल चेंज हो जाएंगे। लो बस क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ जो भी उसमें एंगल बन रहा है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो भी एंगल बन रहा है उसके साइन कंपोनेंट के प्रोडक्ट के। तो ये दो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी और ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।